आगे बीच भाषण का समय है। बीच भाषण के लिए हमारे साथ उपस्थित है रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की फेलो और वातायन यूके की संस्थापक सुश्री दिव्या माथुर जी। वे वरिष्ठ लेखिका और अनुवादक हैं जिन्हें लगभग 4 दशकों में सैकड़ों सफल और सार्थक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भारत और ब्रिटेन के अतिरिक्त स्पेन, अमेरिका, मॉरिशस और सिंगापुर के सरकारी संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। आजकल आप हैदर क्लब फॉर डेमेंशिया एवं हार्ट्स विजन लॉस में स्वयं सेविका के रूप में कार्यरत है। हमारा सौभाग्य है कि आज आपको सुनने का अवसर हमें मिला। आपका विषय है प्रवासी हिंदी साहित्य। बीच भाषण के लिए आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। मैं शायद यहाँ सबसे वरिष्ठ उम्र की हूँ इसलिए जो भी कहूँ आपको स्वीकार होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ इतने सारे बच्चे हैं जिन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आप जहाँ भी जाइए बच्चे नदारद होते हैं, स्पेशली ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में, हिंदी की कॉन्फ्रेंसेस में। और दूसरी बात, मैं जिस देश से आती हूँ वहाँ आपको मालूम है सब कुछ ग्रे होता है, धूसर, बारिश, बर्फ़ और ये सब। तो वहाँ पे जो इवन बूढ़े लोग हैं मेरी उम्र के 80-90 साल के, वो लोग बहुत ऐसे रंग पहनते हैं, लाल, गुलाबी, बहुत और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उसी से अपलिफ्ट होता है पूरा एटमॉस्फेयर। तो मैं सबसे पहले तो यही चाहूँगी कि आप खुला, और आपका देश इतना सुंदर है और आपने सब पर्दों से ढका हुआ है। जैसे टैगोर कहते थे कि आप खुले में बैठिए, खुले में पढ़ाई कीजिए तो आपका दिमाग खुलता है। और तो मैं चाहती हूँ कि आप ये पर्दे हटा दें ताकि हम देख सकें बाहर कितना खूबसूरत जगह है। और यहाँ मुझे लग रहा था जैसे मैं बंद हो गई हूँ उसमें आकर। खैर, मेरा जो विषय है वो प्रवासी हिंदी साहित्य, और जैसा उज्जवल जी ने कहा नॉस्टैल्जिया की बात, तो प्रवासी साहित्यकारों पर ये बहुत इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो नॉस्टैल्जिया में जीते हैं, उनके लेखन में कुछ नया नहीं है, आज के बारे में नहीं है। तो मैं इसी बात को लेकर अपना ये पद पेश करना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो मैं भूल गई नमस्ते करना उज्जवल जी, सुरेश जी, सिंधु जी और सब श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन। और सेंट पीटर्स कॉलेज एर्नाकुलम को उनकी रजत जयंती की हार्दिक बधाई। और इतने बड़े सम्मेलन को आयोजित करने के लिए सचमुच कलेजा चाहिए, क्योंकि हमने अभी इंडो यूरोपियन कॉन्फ्रेंस की अक्टूबर में, जिसमें 13 देश के लोगों ने भाग लिया और 50 लोग आए, और हमें मालूम है हमको कितनी मेहनत लगी उस करने में। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के आयोजन में कितनी मेहनत की होगी। तो हमारे में हमने सबसे बड़ी बात हमने जो अचीव की अपने सम्मेलन लंदन में, वो था युवा वर्ग को जोड़ना। और हम सोच रहे थे कि युवा वर्ग गायब है, स्पेशली बाहर के देशों में युवा नहीं दिखते हैं, वो या तो आईटी कर रहे हैं या बड़े बड़े कामों में लगे हैं। और स्पेशली जो युवा वर्ग है, पुरुषों का वर्ग है, वो बहुत नहीं दिखाई देता है। जहाँ देखो लेडीज़ दिखाई देती है, तो पुरुष वर्ग बहुत कम है बाहर के। यहाँ मैं नहीं कह सकती क्या होता है। तो वो अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग हमारे युवा वर्ग जुड़ा, और दिल को बहुत तसल्ली हुई कि हमारा भविष्य ऐसा भी नहीं है जैसे सब कहते हैं कि भविष्य में कौन हिंदी पढ़ने वाला है या उसका भविष्य अंधकार में है। तो अब मैं देखती हूँ कि नहीं, अभी मैं सिंगापुर में थी, मॉरिशस में थी, तो मुझे अच्छा लगा कि इतना बड़ा युवा वर्ग, इतने सारे लोग जो मेरे ही किताबों पर शोध कर रहे हैं, उनके अब वो दिल्ली में लेक्चरर लगे हुए हैं। तो पहले लगता था क्या करोगे तुम हिंदी पढ़ के या ये पीएचडी करके, पर आज देख के दिल खुश होता है कि इतनी सारी जॉब्स हैं इस क्षेत्र में, और इस भाषा को क्या सभी को। और दूसरी बात ये कि हमें 1-2 भाषाएं और ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि कल मुझे लगा कि हम लोग जब हमें ड्राइवर साहब ला रहे थे, हम उनसे ये भी नहीं पूछ पा रहे थे कितनी दूर है, कहाँ जा रहे हैं,
क्या लगेगा, बिल्कुल उसको कुछ हिंदी और हमें मलयालम नहीं आती थी। तो हम लोग बिल्कुल, मैं और उज्जवल जी बैठे हुए थे और कुछ कोशिश कर रहे थे पूछने की कि हमें कुछ तो पता लगे, ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं और क्या समय लगेगा क्या। और रात तो हो ही गई थी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि भारतीय भाषाओं में हम हिंदी की बात करते हैं तो हमें बाकी भाषाओं को भी जोड़कर चलना चाहिए, क्योंकि सब कहते हैं कि ना हिंदी और ये सब बहनें हैं, वो सचमुच हमें उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। और सबको चाहिए कि हम एक कम से कम सब लोग बाहर की भाषा सीखते हैं, जर्मन, फ्रेंच, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो लोग, बच्चे आजकल मैं देखती हूँ सब फ्रेंच और जर्मन और स्पेनिश सीख रहे हैं। तो एक अपनी भाषा क्यों नहीं सीखते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं अब अपने विषय पर आती हूँ। तो लोगों को वास्तव में एहसास नहीं होता कि प्रवासी भारतीय अपनी पहचान, अस्मिता और ये सब बनाए रखने के लिए हम लोग कितना संघर्ष करते हैं, और जिसके लिए उन्हें प्रशंसा की जगह आलोचना ही झेलनी पड़ती है, क्योंकि वे अपने परिवार और समाज की अपेक्षाओं में खरे नहीं उतरते। यहाँ वाले परिवार वाले उनको कहते देखो ये तो हो गया बाहर का, हमें नहीं पूछ रहा, और उसको पता है बेचारे को कि वो वहाँ पे कितने खर्चे हैं, वहाँ की कितनी स्ट्रगल्स है, वो कैसे आपको रोज़ फ़ोन करे या ये करे। तो बहुत सारी जो असमानता है वो उसी वजह से पैदा होती है। तो नस्लीय भेदभाव, रोज़गार, शिक्षा में वरीयता, संरक्षण की चुनौतियाँ इत्यादि से जूझते हुए वे अपने ही छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। जैसे आप कह रहे थे उज्जवल जी के घेटोइज़्म, कि वो लोग घेटों में रहने लगते हैं क्योंकि वो करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए कि हम इकट्ठे रहेंगे तो सुरक्षा में रहेंगे। ऐसे ही हुआ गिरमिटिया और बाकी के देश है, और वो लोग इतना ज़्यादा अपने में सिमटते गए बजाय खुलने के, मिलने के। आज भी यही हो रहा है कि हम मिलते नहीं हैं, हम अपने ही भाषा में जुड़े रहते। जब मैं लंदन में गुरुवायूर टेम्पल में जाती हूँ या किसी और टेम्पल में जाती हूँ तो वो लोग हमें ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि हम एक पराये हैं वहाँ पर ना। और हमारे यहाँ जब वो आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं जब हम लोग भाषीय सम्मेलन करते हैं कि सबको जोड़ो, वो आएंगे और अपनी कविता कह के चले जाएंगे, या उनको हिंदी या किसी और भाषा की कविता में या कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम खुले दिमाग से जुड़े, आपकी भी सुने। अब मैंने अनुवाद में बहुत सारी कहानियाँ और कविताएँ पढ़नी शुरू करी तो मुझे पता लगा कि एक से एक बड़ा लेखक और रचनाएं अवेलेबल हैं हमारे पास जो हम नहीं पढ़ पाते हैं। अगर हम उनको पढ़ लें तो हमें पता लगे कि टैगोर जैसे कितने ही लेखक हमारे देश में मौजूद हैं जो इतना खूबसूरत लिख रहे हैं, पर उनको कहीं पर एक्नॉलेजमेंट नहीं है। तो जब तक वो सामने नहीं आएंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, अनुवाद ज़्यादा नहीं, अनुवाद की बहुत ज़रूरत है आज की सबसे बड़ी। हालांकि अब एआई से अनुवाद संभव है, लेकिन एआई का अनुवाद आप सबको मालूम ही है कि उज्जवल जी सबसे ज़्यादा जानते होंगे कि एआई का अनुवाद मतलब मैंने पढ़ा है कि वो बिल्कुल लगता ही नहीं कि सेम चीज़ आप पढ़ रहे हैं कविता। जैसे आप गीतांजलि श्री का आपने नावल शायद पढ़ा होगा हिंदी में और अंग्रेज़ी में, तो मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये सेम उसकी बात कर रही है। वो मेरी दोस्त है जो इंग्लैंड में जिन्होंने उसको किया है ट्रांसलेशन। तो जब मैं हिंदी का पढ़ रही थी और फिर उसके बाद जब मैंने अंग्रेज़ी का पढ़ा तो बिल्कुल एक अलग उसका जो फ़ील है, जो किताब है, जो शब्द है, आपको नहीं लगेगा कि आप वही किताब पढ़ रहे हैं। तो शायद ये भी प्रवासी साहित्य का ही हिस्सा हुआ, या मैं अगर संदर्भ नहीं ले रही हूँ तो क्षमा चाहती हूँ, मैं कहीं की कहीं चली जाती हूँ। तो घेटोइज़ेशन की मैं बात कर रही थी कि वो लोग अपने और क्योंकि परिवार से उनको नहीं मिल रहा है, वहाँ के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने में घुसते चले जाते हैं। अपने या परिवार में बात करेंगे या वो अपने ग्रुप बनाए हुए हैं उन्होंने, तो वो मिलते जुलते नहीं है। जो यहाँ पर भी हो रहा है कि भाषाओं का कि सब अपनी अपनी उसमें अलग अलग घेटोज़ बना रखे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। और ये जो नॉस्टैल्जिया को लेकर तो आपको मालूम है विदेशी लेखकों की तुलना में प्रवासी भारतीय वहाँ के बारे में
अपनी सोच तुरंत बदल लें विदेशियों के जीवन पर लिखें। और जबकि आपको मालूम है कि विदेशी लोग दीपावली के लिए जाने जाते हैं, वो जल्दी घुलते मिलते नहीं है, बहुत प्राइवेट लोग होते हैं कि आप सोचें कि आप उनकी बैठक से कहीं आगे अंदर तक चले जाएंगे, वो भी संभव नहीं है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो विदेशियों के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना संस्मरण में भी क्या लिखेंगे कि ये खेत है, ये टावर ब्रिज है, या जो देख कर लिखेंगे। इसके बारे में लिखना बहुत मुश्किल है। इतिहास के पन्नों को आप कर लेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो मिलते लिखते हैं, तो इतना आसान नहीं है प्रवासियों के लिए कुछ और लिखना शुरू। उसके बाद जब हम धीरे धीरे जाने लगते हैं, अब जब मेरे परिवार में बहुत सारे गोरे हैं, मेरे दामाद गोरे हैं, मेरी बेटी ने शादी की है और मेरे परिवार के बहुत लोग हैं, तो अब हम धीरे धीरे उनको जानने लगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, अब लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी इतना नहीं लिख सकते जितना कि हमें पता होना चाहिए, इतना खुलते हैं वो आपके साथ। तो ये बात है। तो रेसिज्म आपको पता ही है, वहाँ पे बहुत पर्दों में रहता है, आपको खुलेआम नहीं दिखाई देगा, वो आपसे मुस्कुरा के बात करेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि अंदर क्या हो रहा है। तो एक वो बहुत बड़ी बात है। और फिर आप देखा वो एक छोटा सा पौधा भी हम बाहर ले जाके रोक देते हैं, तो वो बहुत जल्दी विदेशी नहीं हो जाता, उसको समय लगता है। सहिष्णुता आ जाती है, क्षमता आ जाती है और खूबियाँ आ जाती है। उनका दृष्टिकोण व्यक्तिपरक नहीं रहता, बाहर खुलकर सोच सकते हैं और डेटा को संदर्भित नहीं करता, तथ्यात्मक डेटा को। और व्यक्तिगत मान्यताओं या पूर्वाग्रहों से हम लोग कम प्रभावित होते हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ, पर मैं गलत भी हो सकती हूँ। और प्रवासी हिंदी साहित्यकार इसलिए भी मशहूर हैं कि उनकी रचनाओं में आपको बाहर के देश भूगोल, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ आपको सुनने देखने को मिल जाएगी। आप जानेंगे कि कैसे बाहर लोग रहते हैं और उनकी स्टाइल आप देखिए कि हमारा जो स्टाइल है लिखने का वो फ़र्क है और उसको मुझे लगता है एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। लोग कहते हैं आपने अंग्रेज़ी के या जब आप भी तो आंचलिक शब्दों को प्रयोग करते हैं, तो हम लोग वहाँ के हैं, तो अगर हमने अंग्रेज़ी के शब्द प्रयोग कर लिए या मेरी अगर आप देखें किताबें तो आप उनमें देखें कि मैं सारी भाषाओं को जो भी जिस भाषा में बोलता है, मैं जो डायलॉग है मैं उनकी भाषा में ही रखती हूँ ताकि आपको नहीं जानते तो आप जाने गूगल में पढ़ के कि क्या कह रहा है, तो तभी आपको लगेगा कि मैं किससे बात कर रही हूँ। गुजराती है, मलयालम है, कुछ तो मैं उसके बारे में लिखूँ तो आप भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बात हो रही है। तो इसलिए वैसे अभी पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि शोर मचाने से हमारे लेखक में काफ़ी बदलाव आए हैं और अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हो रही, कहानी और उपन्यास तो काफ़ी अच्छे लिखे जा रहे हैं। कहानियों की बहुत मैं तारीफ़ करना चाहूँगी। कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में, इंग्लैंड का तो पता ही होगा कि आप सबसे ज़्यादा किताबें वहीं छप रही है। हालांकि मैं कविता के बारे में ही बात नहीं करना चाहती और सोशल मीडिया पे जितना ट्रोल हो रहा है मैं उसकी बात भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो जो लगेगा कि शायद उन्हीं की वजह से हम ज़्यादा बदनाम हैं कि ये इनका थर्ड क्लास साहित्य है या कहिए, और वही लोग ज़्यादा अपने को प्रचारित करते हैं। तो जो अच्छे लेखक हैं वो सामने नहीं आते, क्योंकि एक तो वो कहते नहीं, बहुत से लोग हैं हमारी उम्र के जो सोशल मीडिया में अच्छे नहीं हैं, पर कहा मतलब उनको मुख्य धारा में आ जाना चाहिए था। कुछ ऐसे अच्छे साहित्यकार हैं वहाँ पर, लेकिन अब इसको क्या कहा जाए कि आपका जब वो इतिहास लिखा जाएगा तो वो अधूरा रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लेखक हैं। अब मैं तो आ गई पब्लिक लाइफ में थोड़ा, वो भी अपने लेखन की वजह से नहीं आई। मेरे 8 संग्रह, कहानी, कविता, उपन्यास सब प्रकाशित है, पर मैं यहाँ आज खड़ी हूँ वातायन की वजह से, क्योंकि हमने मतलब जितना वातायन ने काम किया है विश्व में, हिंदी के प्रचार प्रसार में या भाषाओं के या लोकगीत के या जो भी कहें, 23 साल हो गए उसको चलाते, तो उसकी वजह से अब मुझे ज़्यादा जाना जाता है और उसके बाद फिर लेखक का रूप आता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं मेरे जैसे जो अभी तक जिनको पढ़ा नहीं गया है,
और अधिकतर लोग यहाँ कहते हैं क्या है उनके पास, वहाँ पे पैसे टपक रहे हैं पेड़ों से, और बहुत करोड़पति है और अपनी किताबें छपवा लेते हैं, लोकार्पण करा लेते हैं। कुछ भारत के लोग भी जुड़ जाते हैं कि प्रवासी है शायद काम आएंगे। तो ये सब बातें होती रहती हैं जो बहुत नेगेटिव लगती है, और होता भी है कुछ कुछ ऐसा, लेकिन सचमुच में ऐसा बहुत कॉमन नहीं है जितना, क्योंकि वो लोग जो ट्रोल हो रहे हैं उनके आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सीरियस लेखक रह जाते हैं जो अपने को नहीं आगे ला सकते। तो और मैं क्या कहना चाहूँगी कि हाँ, हमारे लिए चुनौतियाँ दुख हमारे काफ़ी है। हमारे हंसते रहने से ये मत समझिएगा कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं है या हमारे लिए कोई चुनौतियाँ नहीं है। और जबकि मतलब हम लोगों ने जो स्ट्रगल, आज आप जो खुशहाली देखते हैं प्रवास में, भाषा में, साहित्य में, संस्कृति में, वो हम लोगों की मेहनत के कारण हुई है। हमने अथक मेहनत की है, हम मेरे पीढ़ी के लोगों ने, मतलब उन्होंने कुछ नहीं देखा सिवाय मेहनत के और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की। ये हमारी प्रायोरिटी होती थी कि कुछ भी करो, हम 3 काम करेंगे लेकिन हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। और यही कारण है कि आज भारत से बाहर इतना सम्मान दिया जा रहा है। एक समय था हम सिर झुका के चलते थे, आज हम सिर उठा के चलते हैं सब जगह, विदेशों में। कनाडा का छोड़ दीजिए तो बाकी देशों में अच्छी हमारी सम्मान है। और अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि क्योंकि मैंने भी जो 6-7 संपादित की है पुस्तकें, वो अधिकतर महिलाओं की है। महिलाओं का लेखन, एक ही 3 किताबें हैं कविता की जो सिर्फ सभी मिले हुए हैं प्रवासी, लेकिन कहानी की अगर बात करें तो सारी महिलाओं की कहानियाँ हैं, भारत से भी और बाहर से भी। तो उसका मैं कारण मैं यही दे सकती हूँ कि इतनी महिलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में बराबरी का काम करने के बावजूद उनके साथ आज भी घटिया व्यवहार होता है, और इतनी मेहनत के बावजूद हमें कम पे मिलती है। जबकि भारत में आपको कई जगह एक सी पे मिलती है, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको बिल्कुल अलग अलग पे मिलती है, काम सेम कर रही है बल्कि ज़्यादा कर रही है वो। तो इतनी मतलब विषम परिस्थितियों से गुजरती हुई औरत को समाज से भी सहानुभूति नहीं मिलती। वो ज़रा भी इधर की उधर हुई तो लांछन लगने लग जाते हैं, इवन बाहर वहाँ पर भी। तो अब वो जो ये उसका औरत का अधिकारवाद आज भी लोगों के लिए प्रॉब्लम तो है ही। ज़रा सी आप बात करें तो स्त्री विमर्श और उसकी बात होने लगती है। तो उनकी ये जो सारी भड़ास है वो कहाँ निकलेगी? तो ये उनकी लेखन सबसे अनुकूल माध्यम है और सबसे सुलभ चैनल है, इसलिए औरतें ज़्यादा लिखती है। इतना बिज़ी होते हुए, इतना काम करने के बावजूद लेखक आप देखिए प्रवास में बहुत कम आपको पुरुष लेखक मिलेंगे, सारी स्त्रियां लेखन है। और गोष्ठियों में भी आप देखें तो स्त्रियां ही होती है, पुरुष कम होते हैं, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम्स तो सारी स्त्री को है ना, काम भी उसको करना है, घर भी उसे चलाना है और अब नौकरी भी करनी है। तो फिर वही भड़ास निकालेगी, वही लिखेगी। तो मेरा ख्याल है, मैं स्त्रीवादी नहीं, फेमिनिस्ट नहीं हूँ, पर मैं ये सोचती हूँ कि ये इसका कारण हो सकता है। और वैसे भी पुरुष विमर्श भी अब स्त्री से अपेक्षित है। मैं इतना चाहती हूँ कि पुरुष की तरफ से भी आए कि जो बच्चा है उसके लिए भी आपको, मुझे ये नावल लिखना पड़ा, ये पुरुष विमर्श का नावल है, एक बच्चे के लड़के के लिए कि वो कैसे बड़ा होता है 50s और 60s के दौरान, जब विभाजन के बाद लोग आए दिल्ली में, तो कैसे वो डेवलप होते हैं, कैसे उसकी, जैसे लड़कियां लड़के सबको होता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे शरीर के साथ, या ये क्या है, ये बच्चा जो है वो एसेक्सुअल है और उसकी जो बीवी मिलती है वो बिल्कुल नार्सिसिस्ट है। तो मतलब ऐसी संस्थाओं में आप शादी हो जाती है, आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है, रिलेशनशिप के बारे में आपको कोई घर वाले नहीं बताते, दोस्तों में जो आपने सुना होता है, सहेलियों में वही होता है।
तो उसमें उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पुरुष विमर्श बहुत नहीं देखते हैं प्रवासी लेखन में। मुझे मालूम नहीं, अब आने लगे हैं जो नए नए लेखक हैं, मैंने जो पढ़ा है यौन पर समस्याओं पर, इन सब पर जो आजकल कहानियाँ आ रही है, उससे आपको पता लगता है कि आजकल के बच्चे क्या सोच रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं पीडोफाइल्स के बारे में, और जो उनके साथ हुआ, जो मी टू आपने देखा होगा, उसके बारे में कोई सामने नहीं आता है। अब औरतें सामने आने लगी हैं बाहर के देशों में, पर आप देखिए कि भारत में कितने लोग सामने आते हैं जिनके साथ यौन शोषण हुआ है बचपन में। तो ये सब इसलिए सामने नहीं आता क्योंकि पुरुष वर्ग लिखता ही नहीं है। ये नहीं कि उनके साथ नहीं हो रहा है, उनके साथ भी सब कुछ हो रहा है। तो उनको आगे आना चाहिए, लिखना चाहिए। और इसके अलावा मैंने लगभग वर्ल्ड की सारे देशों को कवर किया है जो मेरे कहानी संग्रह, अगर आप संपादित भी और वो उनको आप देखें तो। और ये जो लेखिकाएं हैं वो ऐसे ही नहीं कि भड़ास निकाल के, और पढ़ी लिखी, बहुत उच्च पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो अपने प्रोफेशन में टॉप है, जो लिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही वर्ग से आ रही है और कहानी कविता में निकाल दिया। वो बहुत पढ़ी लिखी, जैसे अनीता है वहाँ पर, या उनकी बेटी है, आपने झुम्पा लाहिड़ी है, या उषा प्रियंवदा है, जो प्रोफेशनल लेडीज़ हैं जिनके लेखन की मैं बात कर रही हूँ। तो इतने सारे वो निभाते हुए भी वो लोग अपनी, पर फिर भी आप देखिए उनकी छवि देसी रहती है। यू नो, कितना भी वो प्रोफेशन वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में टॉप कर रही है, पढ़ा रही है, या बड़े बड़े आईटी और फर्म्स में है, लेकिन उनकी जो छवि है वो अभी भी देसी रहती है और बदलना कम चाहती है। ठीक है, पैंट कमीज़ हम पहन लें, लेकिन हमें अंदर से हमें लगता है हम बिंदी लगा लें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इसलिए कहते हैं कि आपने पैंट कमीज़ पहन ली और बिंदी लगा ली, क्योंकि हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो हमारी जैसे वर्जीनिया वुल्फ ने एक बार कहा था कि पूरा संसार मेरा देश है, तो वो उसके पीछे यही बात थी कि हम किसी भी देश में हो, हमारे औरत के अनुभव कमोबेश सेम होते हैं। ये ऐसा नहीं कि भारत में ही हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है, बाहर के देशों में भी ऐसे ही होता है, और विदेशी महिलाओं के साथ भी यही होता है। तो वो भी, उनसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। और कुछ नया लिखने के बारे में तो बात हो गई कि हम कोविड के बारे में ही थोड़ी लिखते रहेंगे जब तक अगली महामारी ना आए और हम सोचें हम कोविड के बारे में ही लिखते रहे। तो हमें नए विषयों को लेना चाहिए। और मल्टीमीडिया के कारण तो मैंने देखा ढेरों लिखा जा रहा है, तो उसका आकलन, अच्छे खासे किताबों का आकलन नहीं हो रहा, तो उस ढेर का आकलन कौन करेगा? और समीक्षक तो है ही नहीं, कोई हाथ ही नहीं डालना चाहता प्रवासी साहित्य का। कमल किशोर गोयनका जी, अनिल जी, इन 2-4 लोगों का नाम ले दें, तो उसके अलावा बहुत लोगों ने नहीं अच्छा आकलन किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसमें आए, अनुवाद में आए, मतलब प्रवासी साहित्य के। और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे, अभी मैं लगभग सभी दिल्ली, भोपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, शिमला, सारे उसमें थी कॉन्फ्रेंसेस में, और वहाँ पे मुझे बहुत सारे बच्चे आके मिले कि हम आपके उस पर शोध कर रहे हैं, पर मुझे नहीं मालूम। अच्छा लगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता कि मुझे बताया जाता कि यहाँ हुआ है। 25 तो मुझे अभी अभी दिखाई दिए जिन्होंने किया है और कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम जाने के हो रहा है तो हमें अच्छा लगेगा और हम हेल्प भी कर सकते हैं ना उनकी। तो अब आने लगे हैं, मतलब मल्टीमीडिया की वजह से लोग, उनको नंबर पता लग गया है, तो अब वो ख़बर करते हैं कि क्या हो रहा है। और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मैं सोचती हूँ कि मैंने सारी, हाँ, बाल साहित्य नदारद है बाहर, बहुत बाल साहित्य नहीं लिखा जा रहा, और जो लिख रहा है वो लिखा जा रहा है उसको छापते नहीं है भारत में, ये बहुत बड़ी मुश्किल है। तो अभी मैंने बहुत सारे, मैंने कविताओं का अनुवाद किया मंत्रा लिंगुआ के लिए, और एक उपन्यास लिखा, बाल उपन्यास, जो वहाँ की ज़मीन पर है। तो शायद विदेश की ज़मीन पर लिखा होने के कारण कोई नहीं छाप रहा है। तो मुझे ये लगता है कि कब तक हम हरा समंदर मछली
जल की रानी है टाइप कविताओं से अपना दिल बहलाते रहे। हमें कुछ नया चाहिए, नई ज़मीन चाहिए। तो और प्रवासी संस्थाओं की वजह से ही हम आज जहाँ है, हाँ वहाँ हैं, जो प्रवासी के लेखन के बारे में लोग जान पा रहे हैं कि क्या हो रहा है बाहर। और आपको पता ही होगा, हम वातायन की बात नहीं करूँ तो मेरा परिचय अधूरा है। हमने लॉकडाउन के बाद ही 2025 तक गोष्ठियाँ कर ली, उसके पहले तो हज़ारों की है। और हमें आर्ट्स काउंसिल ऑफ इंग्लैंड और उच्चायोग और विश्वज्ञ सबके साहित्य के सम्मान मिले हुए हैं। और हमें इस भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए हमें ऐसे ही कॉन्फ्रेंसेस की ज़रूरत है, और आप ऐसे करते रहेंगे और इससे इंटरनेशनल थिंक टैंक बनता है। मैं इतने सारे यहाँ लोगों से मिली हूँ, जुड़ी हूँ, जिनको मैं नहीं जानती थी। तो और वातायन के कोरोना के बारे हम पूरे विश्व से जुड़े हैं। तो ऐसे मिलते रहे तो हमें और लोगों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आप ऐसे ही लगन के साथ करते रहे और बुलाते रहे और आप आते रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Did I make any sense? धन्यवाद जी।